हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है हमारी। और 12th क्लास में हम लोग बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को हम लोग देख रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन तथा लागत को हम लोग आपका देख रहे थे। तो उत्पादन एवं लागत के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हम आगत को समझ चुके थे कि आगत क्या होता है, निर्गत को समझ चुके थे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि भाई उत्पादन लागत क्या होती है। उत्पादन लागत को समझ लिया और हमने इस तरीके से समझाया था, आपको क्लियर होना चाहिए। तो उत्पादन लागत आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। और इस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि उत्पादन लागत क्या है आपकी, इसको हम देखते हैं। देख लिया और इन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़ जाते हैं। फार्म का आगत, नेट प्रॉफिट क्या होता है, उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन में कुल मिलाकर जितनी हमने उत्पादन कारक लागत के लिए जिन जिन कारकों का उपयोग किया है, उन कारकों के अगर हम मात्रात्मक रूप में देख लें, वही मात्रात्मक रूप ही क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। क्लियर है? इतना हम लोग पढ़ चुके थे, इतना हम लोग बढ़ चुके थे, हमको आगे बढ़ना है। यहां तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और कल हमने ये भी आपका देखा था कि अगर हमको कुल मिलाकर उत्पादन करना है तो उत्पादन को हमने क्यू मान लिया और के आपकी लैंड मान ली, एल फुल लेबर मान लिया और इसी के आधार पर हमको कि क्यू इक्वल टू के इंटू एल को देखने का प्रयास किया। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। इतना हम लोग देख चुके, पढ़ चुके। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए थोड़ा सा पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको लिखाऊंगा उत्पादन फंक्शन में। तो यह उत्पादन गेहूं की मात्रा है, के और बराबर हेक्टेयर भूमि जो हमने यूज की है, उसके हेक्टेयर भूमि को आपको दिखाया गया है कि भाई जो के हेक्टेयर भूमि है वो इसमें है। एल एक दिन में किए गए कार्य और घंटे के जो काम हैं उनको हमने इसके अंतर्गत देखा है। क्या है? के जो है इनके अंतर्गत किए गए उत्पादन और काम हैं, उनको हमने देख लिया है। उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन हमने आगतों और निर्गतों, इनपुट और आउटपुट के मध्य सही संबंध को बतलाना है, यानी कि बताना है कि भाई सही संबंध क्या है। यदि के अथवा एल किसी भी में वृद्धि हो जाए, ध्यान दीजिए, के या एल में वृद्धि हो जाए, हो सकता है कि भूमि 1 हेक्टेयर से 2 हो जाए, लेबर 4 से 6 हो जाए, और बहुत बार हो सकता है कि भूमि 1 हेक्टेयर रहे, लेबर 4 हो जाए, या कि आपकी भूमि 2 हेक्टेयर और लेबर 2 रहे, ऐसे हो सकता है लेबर 10 हो जाए, भूमि 1 हेक्टेयर रहे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों वेरिएबल में से, चाहे भूमि हो चाहे आपका लेबर हो, अगर हम कोई सी भी एक को बढ़ा देते हैं या किसी भी एक में वृद्धि कर देते हैं, यही तो कहना चाह रहा है। यदि के एल में अगर में आपका वृद्धि होती है तो क्यू में वृद्धि होगी, यानी कि अगर हम 1 हेक्टेयर गेहूं से 2 हेक्टेयर बो देंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। किसी भी के लिए केवल क्यू ही होगा, यानी कि अगर हम लैंड बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन होगा ही होगा। अब कह रहे हैं कि जो इसकी परिभाषा के अनुसार क्या है, हम निर्गतों को किसी भी स्तर पर अधिकतम आगत को लेते हैं और उत्पादन फलन की आगतों को कुशल उपयोग कर, यानी कि आगत प्रोडक्शन फंक्शन का जो आगत है, आगत मतलब जो हमको प्राप्त हो रहा है फाइनली, और कुशलता से यहां अभिप्राय है कि निर्गतों की किसी स्तर पर आमतौर पर उत्पादन की संभावना है। ठीक है? उत्पादन फलन एक दी गई प्रौद्योगिकी के लिए परिभाषित है और यह प्रौद्योगिकी निर्गत के अधिकतम स्तरों पर निर्धारित करती है, जिसका उत्पादन निर्गतों के स्तर को संयोग को लाकर किया जाता है। यदि प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए तो आगतों में वृद्धि होने से प्राप्त। अगर हम लोग बहुत बार टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। निर्गत के अधिकतम स्तरों पर प्राप्त की जाती है और नवीन उत्पादन फलन भी प्राप्त होता है। उत्पादन प्रक्रियाओं में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है
वे उत्पादन कारक हैं और निर्गतों के आपके क्रम में एक आगत कितने फलनागत आते हैं। इस समय में हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल दो करेक हम ऐसे फर्म ये कंपनी में विचार करेंगे जहां केवल दो फैक्टर हम लोग लेंगे, दो कारक हम लोग लेंगे, एक है श्रम और एक है पूंजी। यानी कि एक हम लेबर लेंगे और एक हम पूंजी लेंगे और इससे हमारा उत्पादन फलन हमें उसे अधिकतम मात्रा क्यू को बतलाना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं। अब देखिए ये सारणी हमारे सामने है, ये हमारा श्रम है 0 1 2 3 4 5 6 और यहां पर हमने क्या किया है, यहां देखिए यहां हमने पूंजी को 0 लिया है। ठीक है, यहां भी पूंजी को 0, यहां भी 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 0। अब क्या किया है हमने लेबर को 0 लिया है और यहां 1 है। ठीक है, और हम इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, ये हमको देखना। इस तालिका को मैं अभी थोड़ा आपको लास्ट में समझाऊंगा, प्रोडक्शन फंक्शन वाली थियरी को। पहले हम लिखेंगे, फिर मैं आपको पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं ये आपको पूरा समझाऊंगा। दो उत्पादन कारकों में एल तथा क्यू के सहयोग का उपयोग किया जाता है और उनको हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। ठीक, और क्या उनकी स्थिति है, क्या उनका वेरिएबल है और उत्पादन फलन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। K इज इक्वल टू एल के, जहां एल श्रम है, के पूंजी है और क्यू अधिकतम फलन है और उनमें उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, 3.1 में उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिया गया है। बाएं कॉलम की मात्रा को दर्शाया गया है और पंक्ति पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जैसे जैसे हम किसी भी पंक्ति में दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे पूंजी में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे हम किसी भी कॉलम को नीचे तरफ जाते हैं तो श्रम में वृद्धि होती है। दोनों कारक विभिन्न मानकों के लिए हैं, दर्शाते हैं। श्रम पूंजी की एक इकाई है, पूंजी एक इकाई पर फर्म का अधिकतम निर्गत है। एक इकाई श्रम 2 इकाई 3 इकाई के साथ 10 इकाई 3 इकाई 4 इकाई और 18 इकाई की तरह ही है। हमारे उदाहरण में उत्पादन के दो आगतों आवश्यक हैं। शून्य हो सकता है, दो आगत है, कोई शून्य हो सकता है तो उत्पादन नहीं होगा, 0 ही आएगा। जैसे आप कंडीशन देखिए, अब यहां कंडीशन अगर आप देखोगे, अगर पूंजी 0 होगी तो ऑब्वियस है कि 0 ही होगा सब कुछ। अगर हम पूंजी को 0 रखेंगे तो आपका 0 ही होगा। क्लियर है? अगर हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक पूंजी होगी तो एक आएगा, एक। अब आप देखिए, एक आपका पूंजी है और 2 श्रम है तो आपका 3 होगा। अगर आपका 3 पूंजी है तो आपका उत्पादन 7 होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ेंगी। इनको हम देखेंगे भाई किस प्रकार टोटल चीजें बढ़ रही हैं, कैसे इनमें जो आपका वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो आपको दिखाई दे रही है। हम देखते हैं, चलिए हम देखने का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्पादन फलन में तो लगभग मैं आपको समझा ही चुका हूं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, इसमें ध्यान दीजिए। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन में दी हुई तकनीकी के अंतर्गत, दी हुई तकनीक के अंतर्गत, दी हुई तकनीकी के अंतर्गत निर्गत तथा आगत के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। निर्गत, आगत तथा निर्गत के भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। चाहे उनका सहयोग हो उसको भी वो आपका स्पष्ट करता है। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक है, एक बार समझे तो बताइए। हो गया? अब देखिए, उत्पादन फलन को तकनीकी रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो उत्पादन फलन है
उसको भी तकनीकी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आगतों के विभिन्न संयोजन का उत्पादन है, जो आगतों के विभिन्न संयोजनों का ये संयोजनों द्वारा उत्पादन है। द्वारा उत्पादन की अधिकतम संभव मात्रा को दर्शाता है। अधिकतम संभव मात्रा को दर्शाता है। ठीक है। जब अब क्या होगा, दो तरह के काम है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। मैं आपको समझाऊंगा बुक में भी। जब अल्पकाल में अन्य क्या होगा, जब अल्पकाल में अन्य संसाधन स्थिर रखते हुए, अल्पकाल में अन्य संसाधन स्थिर रखते हुए एक परिवर्ती साधन जैसे कच्चा माल श्रम पूंजी की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। उत्पादन बढ़ाया जाता है। उत्पादन फलन के प्रकार नंबर 1, दीर्घकालिक उत्पादन फलन। नंबर 2, अल्पकालिक उत्पादन फलन।
क्लियर है? दीर्घकालिक और अल्पकालिक उत्पादन फलन। आप अगर इनको देखोगे तो यहां आपको दिखाई देगा अल्पकालीन, दीर्घकालीन। थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आगे भी जब चैप्टर में आएगा तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पूर्व में हम कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें तो दो संकल्पना है, दो अजम्पशंस हमने रखी। एक है अल्पकाल, एक है दीर्घकाल। अल्पकाल और दीर्घकाल, ध्यान दीजिए। अल्पकाल में कम से कम एक कारक, श्रम या पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो या तो उसमें कोई कारक है, लेबर है, या पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वह स्थिर रहता है। यानी कि कोई एक वैल्यूएबल कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए लेबर हमने फिक्स कर दी 4, और इसमें जो आपका पूंजी है या कैपिटल है, चाहे इसको के दे दें या ऑब्लिक पी में कर दें, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक अंक मतलब वैल्यू लिख सकते हैं। तो हो सकता है पूंजी में आपका परिवर्तन है, पूंजी 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए या 1 हो जाए, लेकिन एक वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे हो सकता है कि अगर अल्पकाल की हम बात कर रहे हैं, अल्पकाल में तो मान लीजिए आपका कैपिटल मैंने स्थिर कर दी 2, ये नहीं बदलेगी। लेबर मैंने 2 करी, 4 कर सकता हूं, 6 कर सकता हूं, 8 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं। यानी कि दो वेरिएबल जो हैं के और एल, अल्पकाल में किसी एक में मेरे को स्थिरता लानी पड़ेगी, किसी एक को मुझे स्थिर करना पड़ेगा। भाई स्थिर करूंगा तभी तो पर आएगा, स्थिर रहता है। ऐसे लिखिए। तो अगर क्वेश्चन बन जाए शॉर्ट टर्म में कि निम्न में से किसका एक कांस्टेंट हमको वेरिएबल कांस्टेंट रखना पड़ता है, वो अल्पकाल में है, दीर्घकाल में, दीर्घकाल अथवा अल्पकाल में, इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर बता सकते हैं कि भाई के आपका, यानी कि ये अल्पकाल की बात हो रही है। ठीक है? और परिवर्तन लाने के लिए केवल दूसरे कारकों में ही परिवर्तन कर सकती है, स्थिर कारक कहलाता है। जब दूसरा कारक परिवर्तन कर सकती है तो उसको परिवर्ती कारक कहते हैं। तालिका 3.1 को दर्शाया गया है कि उदाहरण के तौर पर गौर कीजिए। मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाई पूंजी स्थिर है और तदनुसार कॉलम निर्गत के विभिन्न स्तर को दर्शाती है, जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्रा के उपयोग में लाकर कर सकती है। कह सकती है श्रम। दूसरा ऑप्शन है दीर्घकाल का। उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों पर और दीर्घकाल के दोनों कारकों के साथ ही परिवर्तन ला सकती है। दीर्घकाल में कोई भी स्थिर कारक नहीं है। क्या है? कोई भी आपका स्थिर कारक नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे शॉर्ट टर्म था, अगर मैं बात करूं दीर्घ कारक में, दीर्घकाल के जो कारक हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो के भी आपका चेंज हो सकता है, 2, 4, 8, 6, 10। लेबर भी आपका चेंज हो सकती है 4 हो जाए, 6 हो जाए, 2 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए। तो देखिए नियत दोनों में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अल्पकाल में एक चीज कांस्टेंट रहेगी। चाहे तो आप पूंजी कांस्टेंट रहे, हो सकता है ये आपकी लेबर हो जाए। अब यहां जहां मैंने के लिखा है एल भी हो सकता है एल 2 हो, तो आपकी पूंजी बदलती रहे, तो इनमें चेंज आ सकता है। क्लियर है? ये हमको ध्यान है। तो किसी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल और साधारण अल्पकाल की तुलना में समय अंतराल को प्रकट करता है और उत्पादन प्रक्रमों के लिए दीर्घकालिक हो सकती है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही महीने और वर्षों के रूप में परिभाषित है। दीर्घकाल और अल्पकाल को ही सामान्य दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं और सभी आगते परिवर्तित करते हैं। ठीक? और इनको हम लोग देखते हैं। ठीक? और इन पर आपका बात करते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक? तो भाई अल्पकाल क्या है, थोड़ा उसको परिभाषिक रूप में लिख लेंगे ताकि हमको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? आइए देखते हैं और लिखते हैं। तो पहला लिख रहे हैं अल्पकालीन
फलन के प्रकार, जिसमें एक जिसमें उत्पादन को एक परिवर्तन, जिसमें एक साधन परिवर्तनशील रहता है, जिसमें एक साधन परिवर्तनशील रहता है। एक कारक क्या है? परिवर्तनशील रहता है। एक अन्य स्थिर तथा एक अन्य कारक लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, स्थिर रहता है। अब सही बात है, अभी आपने के और एल की कहानी को देखा, इन दोनों में स्थिर रहता है। इनमें से एक साधन के प्रतिकूल नियम लागू होता है। इनमें से एक पर प्रतिकूल नियम लागू होता है। इसमें उत्पादन को परिवर्तनशीलता, इसमें उत्पादन में परिवर्तनशीलता साधन की इकाइयों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जाता है। कोई एक बढ़ेगा तो ही उत्पादन आपका बढ़ सकता है। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, उदाहरण लेंगे, माना पूंजी के हमने 4 स्थिर कर दी। माना जो हमारी पूंजी है वो 4 है और जो श्रम है यानी कि जो लेबर है वो 2, 4, 6, 8, 10 ये हो सकती है। ऐसे हम इसको लिखें। तो सबसे पहले हमने पीछे अल्पकाल को देख लिया, इन सब परिभाषाओं को हमने समझ लिया। दीर्घकालिक, जब अल्प संसाधन में अन्य संसाधन स्थिर होते हुए एक परिवर्तित साधन कच्चा माल श्रम पूंजी को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ जाता है। इन सारे कॉस्टिंग को हम लोग आपका देखते हैं, बात करते हैं, क्लियर है? और इन सबको हमको आपका देखना होता है, क्लियर है? इनको हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक? इस पर हम लोग कोशिश कीजिए, ठीक? अब हम इसके बाद दीर्घकालिक फलन को देखते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें बात कर रहे हैं दीर्घकाल उत्पादन फलन, दीर्घकाल उत्पादन फलन, ठीक है? जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन, जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों
उत्पादन के सभी साधनों परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसमें पैमाने के प्रतिकूल नियम लागू होते हैं। इसमें पैमाने के प्रतिकूल नियम लागू होते हैं। इसमें उत्पादन के सभी साधन, इसमें उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर, इसमें उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाकर ही उत्पादन बढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझने का प्रयास करिए। पूंजी आपकी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6, 8 या 10। जो लेबर है आपका 4, 6, 8 या 12 हो सकती है। तो इसमें दोनों संसाधन में आप देखेंगे परिवर्तन आ रहा है। 2 से 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 10। इसमें लेबर में भी आपका परिवर्तन आ रहा है। जबकि अल्पकाल वाले में केवल एक वेरिएबल ही स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पूंजी कितनी है, के केवल 4 है, लेबर बढ़ रहा है। या ऐसे हो सकता है, ये कंडीशन समझिए, कैपिटल जो है, जो आपकी पूंजी है, इस पूंजी में आपका बदलाव आए। पूंजी 2, 4, 6, 8, 10 हो सकती है। क्लियर है। लेबर जो है आपकी, जो लेबर है वो मान लीजिए 4 है, कोई भी कांस्टेंट को वही भी वैल्यू दी, मान लीजिए 3 रख दिया हमने, तो श्रम आपका 3 रहेगा। श्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि आप जमीन 1 हेक्टेयर से 2 कर लीजिए, 2 से 4 कर लीजिए, लेबर करने वाली 4 ही रहेगी, श्रम शक्ति केवल इसमें 4 ही रहेगी। यह दिखाने का प्रयास। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना, जो श्रम शक्ति है उसमें कोई बदलाव किसी प्रकार का आपका नहीं होगा। क्लियर है। तो दीर्घकालिक ये है। अच्छा, मैं आपको कल इसकी जो है थोड़ा जो सारणी है ये आपको समझाना है कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन स्थिर है तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वेरिएबल चल रहे हैं तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों घट रहे हैं तब कैसे वेरिएबल को हम लोग घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो इस चीजों को हम लोग आपका निरंतर आपका देखेंगे, इस पर बात करेंगे, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इन वेरिएबल पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तो दीर्घकालिक, अल्पकालिक, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ये सारी चीजें क्या है, उत्पादन फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इनको देखते हैं, कैसे इन पर बात करते हैं। तो कल आपको दोनों में आपसे पूछूंगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच क्या अंतर है प्रोडक्शन फंक्शन में, और आपको मुझे बताना है। तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया। परिवर्तित कारक मतलब, परिवर्ती कारक मतलब लेबर या श्रम, ये ही आपका परिवर्तित लागत है, जो भी कोई हम दोनों में से भी है। ध्यान रहेगा इन सबको देखना। तो कल हम चर्चा करेंगे, बेसिकली जो मेन हमारा है वो है कुल प्रोडक्शन, एवरेज और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। भाई कुल कितना हुआ, एवरेज कितना निकला और उसमें सीमा कितना, इन सब पर बात करेंगे। तो एक बार पीछे का थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।